लेक्चर 22 आयशा का बदला। आयशा ने इस वक्त ब्लैक कलर के इनरवियर्स पहने हुए थे जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव और सेक्सी दिखाई दे रही थी। अर्जुन तो उसे इस तरह से देखकर पागल ही हुए जा रहा था। वो फिर धीरे से नीचे झुकता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे बहुत ही फैशन के साथ किस करने लगता है और अपना हाथ आगे बढ़कर उसके बाकी के बचे हुए कपड़े भी निकाल देता है। इस समय आयशा भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। जब से उसका रीबर्थ हुआ था तब से वो हमेशा ही अपने प्यार के साथ रहना चाहती थी। आपको जानती थी कि आज अर्जुन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और वो उसे बस शांत करवाना चाहती थी। और इसलिए ही उसने उसे कैसे की थी ताकि वो उसका ध्यान कहीं और भटका सके। लेकिन उसे बेचारी को यह नहीं पता था कि उसके साथ यह हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वह बहुत खुश थी। अर्जुन फिर धीरे से नीचे की तरफ आने लगता है, उसे हर जगह किस बाइट और शक कर रहा था, जिससे आयशा की बॉडी पर हर जगह लव बाइट के निशान बन रही थी। आयशा इस वजह से कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अर्जुन उसके क्लीवेज में भी बाइट कर लेता है और फिर उसे सक कर रहा होता है। आयशा को इससे दर्द होता है और वह जल्दी से अर्जुन को पलटती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, आप इतने बुरे क्यों हो? आपने मेरे बॉडी पर इतनी ज्यादा निशाना बना दिए हैं कि कल मुझे अगर ऑफिस जाना होगा तो सब लोग मुझे देख लेंगे और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी ही वजह से किसी को भी पता नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। इतना कहने के बाद आयशा उसकी गर्दन के पास जोर से काट लेती है और वहां पर हिचकी बना देती है। उसके बाद वो उसके कॉलर फोन पर करती है, वहां पर हिचकी बना देती है। अर्जुन ने जरा भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। ये सब करने के बाद आयशा के चेहरे पर बहुत सेटिस्फैक्शन वाले एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि पता नहीं उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। उसे इस तरह से खुश हुआ देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन अर्जुन को भी बहुत अच्छा लगता है। आयशा फिर प्राउड भरी आवाज में कहती है, अब आपको भी यही सारे निशान है, अब कल आप बाहर जाओगे तो सबको पता चल जाएगा। ये कहकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वही अर्जुन शांति से उसकी बच्चों वाली हरकतें और उसकी बच्चों वाली बातें सुन रहा था। उसके बाद वह एकदम से आयशा को पलटकर अपने नीचे कर लेता है और फिर कहता है, तुम्हें जो करना था वह कर लिया तुमने। अब बच्चों की तरह रोना मत, क्योंकि अब मेरी बारी है। इतना कहने के बाद अर्जुन बेड से उठता है और अपनी पैंट और बाकी के कपड़े भी निकाल देता है और जल्दी से आयशा के ऊपर जाकर उसे किस करने लगता है और एकदम से ही उसके अंदर समा जाता है। जैसे ही अर्जुन ये करता है, आयशा को एक तेज दर्द महसूस होता है और वह अपने हाथ आगे बढ़कर अर्जुन के कर के बालों को पकड़ लेती है और बहुत कस के मुट्ठी में भर लेती है। दूसरी तरफ चिराग अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे नस की आवाज सुनाई देती है। ये नस अर्जुन ने नंदिनी के लिए रखी थी, उसकी देखभाल करने के लिए। नस चिराग के पास जाकर कहती है, सर मिस नंदिनी को होश आ गया है, क्या मुझे मिस आयशा को इस बारे में बताना चाहिए? चिराग ये सुनता है, कुछ सोचकर वह नस को मना कर देता है कुछ भी बताने के लिए। उसके बाद वह नंदिनी के रूप में जाता है, जहां पर नंदिनी बहुत ध्यान से उसे कमरे को देख रही थी। जैसे ही उसे रूम का डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है, वो उसे दिशा में देखती है तो वहां पर उसे एक 6 फुट का बहुत ही हैंडसम लेकिन अट्रैक्टिव लड़का दिखाई देता है, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास होगी। उसने इस वक्त नॉर्मल नाइटवेयर पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसके काले घने बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे।
वो लड़का स्माइल करते हुए नंदिनी की तरफ आता है और कहता है, कैसी हो अब तुम? अच्छा महसूस कर रही हो या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके सामने खड़ा हुआ यह इंसान कौन है। वो उसे इस तरह से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है। वो वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि वह जिस जगह से आई थी वहां पर उसे रोज टॉर्चर किया जाता था। यहाँ तक कि कई कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। उसे इतनी ज्यादा ड्रग और दवाएं दी गई थी कि वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसका नाम मल्लिका है, जो कि वहां पर ही किसी ने उसे दिया था। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और जितने भी लोगों को वह जानती थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। चिराग जब ये देखा है कि नंदिनी बहुत ज्यादा घबराई हुई है तो वह थोड़ा धीमी और प्यार भरी आवाज में कहता है, देखो नंदिनी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर एकदम से हो, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। परेशान मत हो। नंदिनी उसके मुंह से अपने लिए नंदिनी नाम सुनकर हैरान रह जाती है और वह कहती है, आप कौन हो? क्या आप मुझे जानते हो? वैसे मेरा नाम नंदिनी नहीं है, मल्लिका है। चिराग जैसे ही उसकी बातें सुनता है वो हैरान रह जाता है। हालांकि उसे पता था कि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी शायद याददाश्त जा सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब सच होगा। चिराग की गहरी सांस लेता है और अपने आप को शांत करता है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वह वापस से वहां जाकर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सबको फिर से एक बार जान से मारना चाहता था। उसे नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारी की याददाश्त चली गई है और उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वह कौन है। जब आयशा को इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं उसके ऊपर क्या बीतेगी। चिराग प्यार से अपना हाथ आगे बढ़कर नंदिनी के सर पर रखता है और कहता है, क्या मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम मेरी बात पर भरोसा करोगी? उसका सवाल सुनकर नंदिनी हैरान रह जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे चिराग के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। नंदिनी फिर थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहती है, हाँ मैं आपका भरोसा करती हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उसकी बात सुनकर चिराग मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम चिराग है तो मुझे चिराग का कर बुला सकती हो। और तुम अभी अभी ही उठी हो इसलिए तुम एक कका करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगवा देता हूँ, तुम खा लो, उसके बाद अपनी मेडिसिन लेकर आराम करो, अभी रात बहुत हो गई है, तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर नंदिनी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि एक तो वह इंसान पहली बार उससे मिल रहा था और वह उसे इतनी अच्छे से बात भी कर रहा था। साथ ही साथ वह अपने साथ जितनी भी लड़कियां थी उनके बारे में भी सोच रही थी कि वह सब कहाँ है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अभी कुछ भी पूछने की, इसलिए वह जैसा चिराग कहता है वैसा मान लेती है। थोड़ी ही देर में एक मेड रूम में इंटर करती है। चिराग ने नंदिनी के लिए टोमेटो सूप ऑर्डर किया था। उसके बाद चिराग उसे टोमेटो सूप के बोल को कॉफी टेबल पर रख देता है और नंदिनी को उठाने में मदद करता है और फिर उसे सोफे पर बिठा देता है। नंदिनी भी बिना किसी नैनपुर के वहां पर जाकर बैठ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़कर स्पून को पढ़ती है और सूप पीने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसे हो नहीं रहा था क्योंकि उसके हाथ पैर और पूरे शरीर में इतनी ज्यादा जख्म बने हुए थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। उसे ढंग से स्पून तक पकड़ी नहीं जा रही थी। जब चिराग के देखा है कि नंदिनी को सूप पीने में कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो वह धीरे से उसके हाथ से स्पून लेता है और फिर अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगता है।
ये पहली बार था जब चिराग किसी लड़की के इतने ज्यादा नजदीक था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये सब अच्छा लग रहा था। आज से पहले जितनी भी लड़कियों ने उसके करीब जाने की कोशिश की थी उसे नेगेटिव हमेशा। नंदिनी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चिराग थोड़ी ही देर में उसे सूप पिला देता और फिर वापस से उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाता है और उसे ब्लैंकेट से कर करके सोने का कहकर वहां से चला जाता है। जब चिराग वहां से जा रहा था तो नंदिनी बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। आज इतने दिनों बाद कोई था जो उसकी देखभाल कर रहा था, वरना उसके साथ जो कुछ भी होता था वो बहुत ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला होता था। कोई यह सब याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करने लगती है। चिराग ने जाने से पहले उसे नींद की दवा दे दी थी जो कि डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब की थी। उसके नशे के चलते नंदिनी थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। एक बिल्डिंग की अपार्टमेंट में इस वक्त एक लड़की बहुत ज्यादा खुश थी और अपने मोबाइल को देख देख कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। वो लड़की जल्दी से किसी को कॉल लगाती है, थोड़ी ही देर में उसकी कॉल कनेक्ट होती है और वह सामने से जैसे ही हेलो की आवाज आती है वह लड़की एक्साइटेड होकर कहती है, वो रीमा, यू आर द ग्रेट, तुमने कर दिखाया। थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। अभी प्रोजेक्ट मेरा है, अब कोई कुछ भी क्यों न कर ले, कोई भी मुझे इस प्रोजेक्ट को मेरे हाथों में आने से रोक नहीं सकता है। रीमा जब उसकी बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और फिर थोड़ी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ त्रिशा, तुमने जो कहा था वह मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम्हें याद है ना कि जो तुमने कहा था वह तुम्हें पूरा करना होगा। अपना प्रॉमिस भूलना मत। वैसे भी तुम्हारे ही कहने पर मैं उसे बेवकूफ लड़की की असिस्टेंट बनी हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था उसका असिस्टेंट बनने का। लेकिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गई थी। अब जितना जल्दी हो सके उसे मनुष्य को मेरी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं खुद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मेरी हेल्प करो। रीमा किसी और की नहीं बल्कि अपनी सौतेली बहन के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि अगर उसने खुद ये सब किया तो हर किसी को उसे पर शक हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन में अगर उसका नाम निकला तो उसे सजा तो होगी। साथ ही साथ उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वह सब कुछ ट्रस्ट में चल जाएगा। और बस इसलिए ही रीमा त्रिशा की हेल्प कर रही थी। उसकी बात सुनकर त्रिशा कहती है, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारा काम कर देता हूँ। और हाँ, कल हम मिल रहे हैं। मैं तुम्हें कल एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी, तुम आ जाना, ठीक है? क्या लगता है त्रिशा क्या करेगी रीमा की बहन के साथ? आखिर चिराग की सरप्राइज की बात कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।